हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका द मोम क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की नदियों की बात करें तो पहला टॉपिक रखा गया है आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां। आज हम थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करेंगे, इसी के साथ बाद में हम पढ़ेंगे एमसीक्यू। जो विभिन्न परीक्षाएं, चाहे वो आरएएस हो, चाहे वो राजस्थान लेवल की कोई भी भर्ती हो, पटवार हो, कांस्टेबल हो, रीट हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे एमसीक्यू माध्यम के द्वारा पढ़ेंगे। इसी के साथ जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनको मानचित्र के द्वारा हम पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि बेहतर ढंग से याद कर सकें। वीडियो अगर आपको वास्तव में अच्छा लगे तो एक शेयर जरूर करें। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला टॉपिक रखा गया है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम जो सभ्यताएं हैं वह किसी न किसी नदियों के किनारे विकसित हुई, क्योंकि नदियों का जल ये मीठा होता है और जहाँ जल होता है वहाँ जीवन होने की संभावनाएं व्याप्त रहती हैं, और बिना जल के जीवन नहीं है, ये एक अटल सत्य है। जैसे कि सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। बात करें मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई। इसी प्रकार बात करें मिस्र की सभ्यता भी नील नदी के किनारे विकसित हुई। राजस्थान में देश का 1.16% कितना प्रतिशत 1.16% जल पाया जाता है। इसका लगभग 60.02% कितना 60.02% है ये आंतरिक प्रवाह का जल है। कौन सा आंतरिक प्रवाह का जल पूछा जाए तो 60.2% संपूर्ण राजस्थान का। उल्लेखनीय है कि आंतरिक प्रवाह में बहने वाली जल को सीर कहा जाता है, जो मतलब एक ही स्थान, जैसे राजस्थान में कुछ नदियां हैं जो राजस्थान में शुरू होती है और राजस्थान में समाप्त हो जाती है, उन्हें आंतरिक प्रवाह की नदियां कहा जाता है, और इनका जो जल होता है उनको सीर कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सीर किसे कहा जाता है। राजस्थान में जल विभाजन को जो कार्य है वो अरावली पर्वतमाला द्वारा किया जाता है। जल विभाजन का जो कार्य करती है ये अरावली पर्वतमाला करती है, और इसीलिए इसे महान जल विभाजक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? महान जल विभाजक रेखा कहते हैं। अरावली के पूर्वी घाट से निकलने वाली जो अधिकांश नदियां हैं वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में, यानी पूर्व से जो निकलती है, मान लीजिए ये अरावली है और यहाँ से जो पूर्व से जो नदियां निकलती हैं ये बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है, और पश्चिम से जो निकलने वाली नदियां हैं ये कहां पर लेकर जाकर दिए? अरब सागर में अपना जल लेकर जाती है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और पढ़ते हैं कि आंतरिक प्रवाह की जो नदियां होती है उन्हें क्या कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि कुछ नदियां ऐसी भी होती है जो अपने जल को ना किसी सागर और ना किसी खाड़ी में ले जाती है, अपितु मैदान में फैलाकर समाप्त हो जाती है, और इन्हें कहा जाता है आंतरिक प्रवाह की नदियां। बनास, लूणी ऐसी दो नदियां हैं जो अरावली पर्वतमाला को काटती है। मतलब ये अरावली पर्वतमाला है तो इस तरफ से निकलती है और इस तरफ चली जाती है, इस तरफ से निकलती है और इस तरफ चली जाती है। इस प्रकार ये अरावली पर्वतमाला को विभाजन का कार्य करती है बनास एवं लूणी नदी। इसी के साथ बात करिए तो राजस्थान में 3 प्रकार की नदियां पाई जाती है। तो पूछा जाए कि राजस्थान में नदियां कितने प्रकार की पाई जाती है, तो 3 प्रकार की पाई जाती है। अब जो आंतरिक प्रवाह का जल होता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें सीर कहा जाता है। पूछा जाए कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदियों का जल कितना होता है, तो 62.02%। इसी के साथ बात करें तो सबसे पहला रखा गया कि आंतरिक अपवाह तंत्र, कौन सा आंतरिक अपवाह तंत्र है, ये 62.02% है। अब ये ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से जो याद करना चाहता है तो वो ट्रिक के माध्यम से करे, बाकी अपना अपना थिंकिंग होता है। काका सावी ने घाघरो लादे बाद में रूप निखरेगा। क्या? काका सावी ने घाघरो लादे बाद में रूप निखरेगा। का से कांतली, कांगने, सा से सावी, घ से गग्गर, मैं से मेंथा, और रू से रूपनगढ़, और नी से निमड़ा, रे से रेहला। कौन सी नदी? रेहला, नीमड़ा और रूपनगढ़। ये आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां हैं, यानी ये राजस्थान में शुरू होती है और राजस्थान में समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करें तो अगला टॉपिक है अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां। तो सासू, माँ, सोजा, पश्चिम से चलने वाली लू लग जाएगी। क्या लग जाएगी? लू लग जाएगी। सा यानी साबरमती, सू यानी सुकड़ी, माँ यानी माही, सो यानी सोम, जा यानी जाखम, पश्चिमी यानी पश्चिम बनास, लू से लुणी और जय से जवाई। इसी प्रकार याद करने का ट्रिक होता है, और ये जो जिसको बेहतर लगे तो एक शेयर जरूर करें। इसी के साथ साबरमती, सुकड़ी, माही, सोम, जाखम, पश्चिमी बनास, लूणी और जवाई। नेक्स्ट बात करें तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में अध्ययन करें, तो वो है कौन सी? बीबी और के,
और जीपीसी, यानी ट्रिपल बी, ट्रिपल के और जीपीसी। के बी से बनास, बी से बाणगंगा, बी से बेड़च, के से काली सिंधी, कोठारी और खारी। इसी प्रकार जी की बात करें तो गंभीरी, पार्वती और चंबल नदी। कौन सी? गंभीरी, पार्वती और चंबल नदी। तो ये काफ़ी इजी ट्रिक लगा मुझे। इसी के साथ बात करें तो आंतरिक प्रवाह की जो महत्वपूर्ण नदी है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। उपनाम की बात करें तो सोतर नदी, मृत नदी, नट नदी, हकरा नदी और प्राचीन काल में इसे कहा जाता था सरस्वती नदी या फिर दृश्यवती नदी। क्या कहा जाता था? सरस्वती नदी या फिर दृश्यवती नदी। उद्गम की बात करें तो कालिका पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? कालिका पहाड़ी। और ये शिवालिक श्रेणी की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? शिवालिक श्रेणी की। अब पूछा जाए कि जरगा जो पहाड़ी है वो कौन सी श्रेणी की पहाड़ी है, तो वो प्राचीनतम अरावली पर्वतमाला है, उनकी श्रेणी की पहाड़ियां हैं। अब ये कहाँ है? कालिका पहाड़ी है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। राजस्थान में प्रवेश की बात करें, जो घग्गर नदी है इसका जो प्रवेश है ये तलवाड़ा गांव। कौन सा गांव? तलवाड़ा गांव, टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। कहाँ पर? तलवाड़ा गांव, टिब्बी तहसील और हनुमानगढ़ जिले के अंदर। बात करें इसका समापन है ये बटनेर के रेगिस्तान में विशेष हो जाता है। क्या? बटनेर का जो रेगिस्तान है, बटनेर की बात करें तो बटनेर दुर्ग है वो घग्गर नदी के किनारे बना हुआ है। किस नदी के? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बटनेर का जो दुर्ग है हनुमानगढ़ में स्थित है और भाटियों द्वारा बनाया गया, वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। एकमात्र आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, एकमात्र आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी एवं अंतर्राष्ट्रीय नदी जो 4 राज्यों व 2 देशों में बहती है। कहाँ पर? 4 राज्यों और 2 देशों में बहने वाली जो नदी है वो कौन सी है? वो है घग्गर नदी। बात करें अब नेक्स्ट, अब वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश से ये इसका उद्गम होता है, कालिका पहाड़ी से, शिवालिक श्रेणी से। हिमाचल से ये चलती है पंजाब में, पंजाब से ये आती है हरियाणा में, हरियाणा से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में कहाँ पड़ती है? तलवाड़ा, टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़। बटनेर का दुर्ग कहाँ स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार ये 4 राज्यों में हो गई। अब बात करें 2 देशों की, तो ये भारत और पाकिस्तान 2 देशों में बहती है। इसी के साथ घग्गर नदी का विस्तृत अध्ययन करें तो उत्तर दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है, उत्तर दिशा से प्रवेश करती है और एकमात्र नदी है जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली राजस्थान की प्रमुख नदी, तो वो है घग्गर नदी। राजस्थान में प्रवेश करते समय तलवाड़ा झील का निर्माण करती है और ये तलवाड़ा झील कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। 7 किलोमीटर लंबी है झील, पश्चिमी राजस्थान की सबसे नीचे स्थान पर स्थित है। सबसे नीचे स्थान पर स्थित है मतलब यानी इसकी जो झील है उस जगह की जो ऊंचाई है वो काफ़ी कम है और इसकी जो लंबाई है वो 7 किलोमीटर है। कितनी है? 7 किलोमीटर। और सबसे नीचे स्थान पर स्थित झील है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई। घग्गर नदी का पाट जो क्षेत्र होता है, जो बहने का जो क्षेत्र होता है, उन्हें कहा जाता है किनारा, जिसे दद्द नाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। हमें ये याद रखना है कि जो पाट है घग्गर नदी का, उसे नाली कहा जाता है। नाली कहलाता है जो बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। किसका? घग्गर नदी का जो पाट है, यानी जो बहने का जो क्षेत्र है। इसी के साथ घग्गर नदी के बारे में बात करें तो घग्गर बेसिन, कौन सा बेसिन? घग्गर बेसिन में पाई जाने वाली नमी युक्त भूमि को बग्गी कहलाती है। क्या कहलाती है? बग्गी कहलाती है। और जो पाट क्षेत्र होता है उसे नाली कहा जाता है। इसी के साथ हम पढ़े तो ये जो नमी युक्त जो क्षेत्र होता है उसे बग्गी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बग्गी कहा जाता है। घग्गर नदी के किनारे प्राचीन सभ्यता स्थल कालीबंगा, इसी के साथ जिसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां होता है, जहां शल्य चिकित्सा व भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो ऐड की गई है कि काली चूड़ियाँ किसके लिए, जो काली चूड़ियाँ शाब्दिक अर्थ किसका है? तो कालीबंगा का है। शल्य चिकित्सा का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा सभ्यता के में। और बात करें तो नेक्स्ट भूकंप के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो ये कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। इसी के साथ आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है? घग्गर नदी है। अब घग्गर नदी के बारे में बात करें तो इसे राजस्थान का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का शोक कहा जाता है। जैसे बिहार जो है उसकी शोक नदी है वो गंडक नदी है।
अब बात करें कुल लंबाई के बारे में अध्ययन करें तो ये 465 किलोमीटर लंबी बहती है। कितनी? 465 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश से चलती है और राजस्थान में बटनेर के क्षेत्र में समाप्त होती है। तो कुल दूरी की बात करें तो ये 465 किलोमीटर दूरी तय करती है। प्राचीन काल में इस नदी में बाढ़ आती थी। क्या? बाढ़ आने से अब बारिश का जो विस्तार है वो कम हुआ है, इस कारण बाढ़ की संभावना इतनी ज़्यादा नहीं बनती राजस्थान में। लेकिन प्राचीन काल में जब बाढ़ आता था तो इसका पानी है ये फोर्ट अब्बास, कौन सा? ये फोर्ट अब्बास है, पाकिस्तान का क्षेत्र, वहां तक चला जाता था। किसका पानी? घग्गर नदी का पानी। ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि फोर्ट अब्बास तक जाने वाली राजस्थान की एक नदी, तो वो घग्गर नदी है। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। और इसके अपवा क्षेत्र में को हकरा कहा जाता है। जो ये घग्गर नदी है इसके अपवा क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। तो हमने पढ़ा इसके पाट को नाली कहा जाता है और नमी युक्त जो भूमि थी उसे बग्गी कहा जाता है। इसी के साथ अपवा क्षेत्र की बात करें तो उसे हकरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हकरा कहा जाता है। 465 किलोमीटर लंबी है, राजस्थान का शोक कहलाती है। फोर्ट अब्बास तक इसका जल चला जाता है। और दृष्टदती, मृत नदी, नट नदी, ये इसके प्राचीनतम नाम है। इसी के साथ घग्गर नदी के बारे में अध्ययन करें तो घग्गर नदी के स्थान पर पहले इसे सरस्वती नदी बहती थी। कौन सी नदी बहती थी? सरस्वती नदी बहती थी। ऋग्वेद के अनुसार यह नदी अरब सागर में जाकर मिलती थी। कहाँ तक जाती थी? ऋग्वेद के अनुसार अरब सागर। अब बात करें ऋग्वेद में ये जो नदी है इसे क्या कहा जाता था? इसे सरस्वती कहा जाता था। और ये अपना जल है ये नदी अरब सागर तक लेकर जाती थी। जबकि मेवाड़ इतिहास में ज्ञात होता है कि बीकानेर व मारवाड़ क्षेत्र घग्गर नदी बहती थी। जो मेवाड़ का इतिहास है उसमें पता चलता है कि बीकानेर व मारवाड़ क्षेत्र तक ही घग्गर नदी बहती थी। लेकिन ये जो ऋग्वेद है इसके अनुसार ये सरस्वती नदी अपना जल है ये अरब सागर तक लेकर जाती थी। बात करें सरस्वती नदी के बारे में तो कुछ इस प्रकार से हैं घग्गर नदी का मैप। ये देखिए यहाँ पर बनावली जो सभ्यता है, कुनाल है, रोपड़ है, इसी के साथ कालीबंगा जो सभ्यता है, सरस्वती नदी से वैदिक काल में कहा जाता था। ऋग्वेद में इसे सरस्वती नदी कहा जाता था। पंजाब में ये चलती है, हरियाणा में बहती है। इसी के साथ ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ये हरियाणा देखा हमने, पंजाब देखा, राजस्थान के बारे में बात की। और इसी के साथ ये निकलती है हिमाचल प्रदेश से, कालिका पहाड़ी से। और ये 4 राज्यों से गुजरती है और इसका जो जल है ये सिंधु तक चला जाता था कई बार। तो इसी वजह से इसे कहा जाता है 2 देशों की नदियाँ। अंतिम बात करें तो ये धोलावीरा जो क्षेत्र है वहाँ तक चलती है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। और कुछ इस प्रकार से इसका क्षेत्र था। किस समय? प्राचीन काल में। और बात करें अब इसके मैप के बारे में हमने अध्ययन किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो नदी है, अगर सही ढंग से आपको पढ़ना है तो एक बार ज़रूर देख लेना कौन कौन सी सभ्यता इनके किनारे विकसित हुई, कौन कौन सी नदियां हैं वो पंजाब के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे सतलुज है, इसी के साथ रावी है, चिनाब है, झेलम है। और ये नदियों का 5 नदियों का संगम होता है कहाँ पर? पंजाब में, इसीलिए इसे पंजाब कहा जाता है। और कालीबंगा के बारे में हमने अध्ययन किया, प्राचीनतम अवशेष मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। और बात करें नेक्स्ट, ये जो नदी दे रखी है ऊपर में, ये दे रखी है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। अब बात करें नेक्स्ट अगले टॉपिक पर। अगली जो नदी है वो नदी है साबी नदी। एक बार फिर से रिपीट करना चाहो तो आप रिपीट कर लेना वीडियो के माध्यम से। साबी नदी, साबी नदी। अब बात करें साबी नदी के बारे में, सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? जयपुर में। तो याद रखना सेवर की पहाड़ियाँ हैं, कहाँ स्थित है? जयपुर में। और वहीं से निकलती है साबी नदी, सह से सेवर, सह से साबी। तो समापन पटौदी गांव, कौन सी? पटौदी गांव, गुड़गांव, हरियाणा में समापन होता है किसका? सेवर की पहाड़ियों से निकलने वाली साबी नदी का। कहाँ पर? पटौदी गांव, गुड़गांव, हरियाणा में। ये गुड़गांव का एक जो क्षेत्र है, कौन सा? पटौदी गांव, यहाँ पर समापन होता है हरियाणा में किसका? साबी नदी का। विशेष आंतरिक प्रवाह की एकमात्र नदी जो उत्तर दिशा से बाहर निकलती है। कहाँ पर निकलती है? उत्तर दिशा से बाहर निकलती है। कौन सी नदी? एकमात्र आंतरिक प्रवाह की नदी है जो कि उत्तर दिशा से बाहर निकलती है, वो है साबी नदी। कौन सी नदी? साबी नदी। एकमात्र अंतर्राज्यीय नदी, कौन सी? अंतर्राज्यीय नदी है वो कौन सी नदी है? तो वो है साबी नदी। प्राचीन सभ्यता स्थल जोधपुरा, जोधपुरा ये जो सभ्यता है ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। और जयपुर
इसी किनारे अवस्थित है जहां हाथी के दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस सभ्यता से? जोधपुर सभ्यता से। बाबर ने इस पर बांध बनाने की कोशिश की। वह सबसे तेज बहने वाली नदी बताया गया। किसे? साबी नदी को सबसे तेज बहने वाली नदी बताया गया। और यह अलवर की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी? अलवर की सबसे बड़ी नदी। और इसके किनारे जोधपुरा सभ्यता बसी हुई है जो कि जयपुर में है। और यहाँ पर हाथी के दांत मिले हैं। बाबर जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी, इस पर बांध बनाने का प्रयास किया। सबसे तेज बहने वाली नदी और एकमात्र अंतर्राज्यीय नदी, एकमात्र नदी जो उत्तर दिशा की ओर बहती है। शुरुआत की बात करें तो सेवर की पहाड़ियां जयपुर और समापन पटौदी गांव, गुड़गांव, हरियाणा। नेक्स्ट बात करें तो अगली है कांकने नदी। कौन सी नदी है? कांकने नदी। कांकने नदी का उपनाम बात करें तो कांकनी, मसूरदी नदी, कांकने नदी, कोटड़ी, कोठारी, कोठियारी और ये उद्गम स्थल है। कहाँ पर? उद्गम स्थल है इसका कोटड़ी, कोठारी या फिर कोठियारी गांव, जैसलमेर। काफ़ी छोटी सी नदी है, ये इतनी बड़ी नहीं है। कौन सी? कांकनी नदी। इसे कांकनी, मसूरदी या फिर कांकने नदी कहा जाता है। समापन की बात करें तो बुझ झील। कौन सी झील? बुझ झील, रूपसी गांव। बाढ़ आने पर पानी मीठा खाड़ी तक जाता है। कहाँ तक जाता है? मीठा खाड़ी तक पानी जाता है। किसका? ये जो कांकने नदी है। और ये शुरुआत होती है इसकी जैसलमेर से, कोठियारी गांव से, कोठारी या फिर कोटड़ी गांव से। समापन बुझ झील में होता है। विशेष आंतरिक परिवार की सबसे छोटी नदी है ये, काफ़ी छोटी है, मात्र 17 किलोमीटर का सफ़र करती है। कितना? 17 किलोमीटर का सफ़र करती है और एक ही जिले में बहती है। जैसलमेर से निकलती है और जैसलमेर में ही समाप्त हो जाती है। तो एक ही जिले में बहने वाली नदी कांकनी नदी, सबसे छोटी नदी कांकनी नदी, सबसे कितना सफ़र करती है? 17 किलोमीटर करती है। किसके? कांकनी नदी का प्राचीन नाम जैसे दिया जाए मसूरदी नदी, कांकने नदी और उद्गम स्थल कोटड़ी, कोठारी, कोठियारी गांव, जैसलमेर। समापन क्षेत्र पूछा जाए तो बुझ झील, रूपसी गांव। इसी के साथ नेक्स्ट जो नदी है वो है कांतली नदी। कौन सी? कांतली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। कांतली नदी सेक्शन। खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती है। सेवर की पहाड़ियाँ सीकर से, सावी नदी निकलती है, जयपुर से निकलती है। और कांतली नदी की बात करें, खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है। समापन की बात करें तो चूरू की सीमा से पहले झुंझुनू में समाप्त हो जाती है। कहाँ पर? झुंझुनू में समाप्त हो जाती है। इसी वजह से चूरू और बीकानेर में कोई नदियां नहीं बहती। शेखावाटी क्षेत्र की एकमात्र नदी कांतली नदी है जिसका अपवाह क्षेत्र तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तोरावाटी। तो किस नदी का अपवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है? तो कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र ये तोरावाटी कहलाता है। खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है सीकर से। और ये जो खंडेला की पहाड़ियां हैं अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियां हैं। इसी के साथ समापन की बात करें तो ये झुंझुनू में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट बात करें तो जो कांतली नदी है इसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। कितनी? 100 किलोमीटर। हमने देखा जो कांकने नदी थी उसकी लंबाई सबसे कम 17 किलोमीटर थी। इसी के साथ हमने घग्गर नदी देखा 465 किलोमीटर। पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी नदी। खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलने वाली झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। अब ये जो झुंझुनू जिला है ना, जैसे मान लीजिए झुंझुनू जिला है, इसको 2 भागों में बांटने का कार्य करती है कांतली नदी। और ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि झुंझुनू को 2 भागों में बांटने वाली जो नदी है वो कांतली नदी है। झुंझुनू को काटती है तो कांतली है। नेक्स्ट बात करें तो चूरू की सीमा से पहले समाप्त हो जाती है। वर्तमान में ये खंडेला प्रसिद्ध है। क्या? खंडेला जो प्रसिद्ध है, खंडेला जो प्रसिद्ध है ये गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किस उद्योग के लिए? गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ से निकलती है? ये खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती हैं। कांतली नदी के किनारे प्राचीन सभ्यता की बात करें तो ताम्र सभ्यताओं में प्रमुख जो ताम्र सभ्यता की जो जननी है, ताम्र सभ्यता की जननी पूछा जाए तो वो कौन सी नदी है? सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता है। और ये जो गणेश्वर सभ्यता है ये कहाँ स्थित है? ये कांतली नदी के किनारे स्थित है। झुंझुनू को 2 भागों में डिवाइड करती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 100 किलोमीटर लंबाई है। और राजस्थान की पूर्ण बहाव की सबसे लंबी जो नदी है वो कांतली नदी है।
खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती है, झुंझुनू में समाप्त हो जाती है। और वर्तमान खंडेला जो प्रसिद्ध है ये गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करें तो मेंथा नदी, कौन सी नदी? मेंथा नदी। उद्गम की बात करें तो मनोर थाना की पहाड़ियाँ, देखो मैं से मेंथा, मैं से मनोर थाना, सह से सावी और सह से सेवर की पहाड़ियाँ। तो मेंथा जो नदी है इसका मनोर थाना की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है और समापन पूछा जाए तो उत्तर दिशा में सांबर झील में समाप्त हो जाती है। कहाँ पर? सांबर जो झील है इसके उत्तर दिशा से ये जो समापन होती है। कहाँ पर? मान लीजिए ये सांबर झील है, कहाँ पर? जयपुर में स्थित है और उत्तर से प्रवेश करती है कौन सी नदी? मेंथा नदी। ये आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है। सांबर जो झील है इसमें उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली नदी है तो वो नदी है मेंथा नदी। कौन सी नदी है? मेंथा नदी। ये पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको बताने का प्रयास किया गया। अगर आपको अच्छा लगे तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। विशेष इस नदी के किनारे प्रसिद्ध जैन स्थल लूणवा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो जैनों का प्रमुख स्थल है, कौन सा? प्रसिद्ध है, सॉरी प्रमुख नहीं है, ये लूणवा स्थल है, ये नागौर में स्थित है। किस नदी के किनारे? तो वो मेंथा नदी के किनारे। तो ये जो नदी है पहले नागौर में प्रवेश करती है और उसके बाद में ये जयपुर की सांबर जो झील है उसमें जाकर गिर जाती है। कौन सी नदी? मेंथा नदी। तो मनोर थाना की पहाड़ियों से निकलती है और प्रमुख स्थल की बात करें तो लूणवा स्थल है, यह नागौर में स्थित है और उत्तर दिशा से प्रवेश करती है सांबर झील में। कहाँ पर? सांबर झील में। और जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थल है कौन सा? लूणवा, जो कि नागौर में स्थित है। बात करें रूपनगढ़ नदी, कौन सी नदी? रूपनगढ़ नदी। उद्गम है ये नागपहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट कचिल झील के पास अजमेर और समापन की बात करें तो दक्षिण दिशा में सांबर झील में। अब देखा हमने उत्तर दिशा से कौन सी नदी? हमने देखा कि मेंथा नदी है वो उत्तर दिशा से गिरती है। इसी प्रकार रूपनगढ़ की बात करें तो ये दक्षिण दिशा में प्रवेश करती है। किस झील में? ये दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है रूपनगढ़ सांबर झील में। बात करें कहाँ से निकलती है? नागपहाड़, नागपहाड़ अजमेर में। नागपहाड़ अजमेर से निकलती है लूणी नदी और यहीं से निकलती है रूपनगढ़ नदी। रिजर्व फॉरेस्ट कंजिल झील के पास से अजमेर में ये निकलती है, समापन ये सांबर झील में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली नदी तो रूपनगढ़ नदी। अब पूछा जाए कि उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली नदी ये थी मेंथा नदी। इसी के साथ बात करें तो विशेष निम्बार्क संप्रदाय, हमने लूणवा संप्रदाय देखा जो कि जैन संप्रदाय था, वो नागौर में स्थित है। किस नदी के किनारे? हमने देखा ये देखो मेंथा नदी के किनारे। कौन सा? लूणवा, नागौर में स्थित है और ये जैन स्थल है प्रमुख। ये लूणवा ये जो स्थल है ये मेंथा नदी के किनारे है। अब बात करें रूपनगढ़ की क्या महत्वपूर्ण बातें हैं तो निम्बार्क संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय? निम्बार्क संप्रदाय प्रसिद्ध इस्लामाबाद अजमेर इस नदी के किनारे स्थित है। ये जो इस्लामाबाद है ये अजमेर में इसी नदी के किनारे स्थित है और निम्बार्क संप्रदाय है इसके प्रमुख पीठ है ये अजमेर में रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। उल्लेखनीय है कि जैसलमेर की रेहला, कौन सी? रेहला, बाड़मेर की नीमड़ा और दो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं जो 2006 में क्वाश क्षेत्र बाड़मेर में बाढ़ के लिए चर्चित रही। 2006 में ये जो बाढ़ आया था किस क्षेत्र में? क्वाश क्षेत्र में। कहाँ पर? बाड़मेर में। इसके लिए प्रसिद्ध रही थी कौन सी? जैसलमेर की थी एक नदी, कौन सी? देखा हमने रेहला नदी और बाड़मेर की नीमड़ा नदी। तो विशेष ये इसके बारे में तो निम्बार्क संप्रदाय है, इस्लामाबाद इस नदी के किनारे स्थित है, सांबर झील में दक्षिण की ओर से प्रवेश करती है। नेक्स्ट बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से। उत्तर की बात करें तो मेंथा नदी है, ये मनोर थाना जयपुर से निकलती है और उत्तर से प्रवेश करती है किस झील में? सांबर झील में। रूपनगढ़ की बात करें तो ये इस्लामाबाद अजमेर यहाँ पर इस नदी के किनारे स्थित है और रूपनगढ़ दक्षिण से प्रवेश करती है। तो ये जो नदी है ये दोनों ही नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पॉइंट ऑफ देखा जाए तो ये उत्तर से प्रवेश किए और दक्षिण से प्रवेश की। नेक्स्ट बात करें तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। हमने इस जो थ्योरी सेक्शन में इसमें आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं जो इंपॉर्टेंट है वो हमने पढ़ी। तो वीडियो अगर आपको वास्तव में अच्छा लगे तो एक शेयर जरूर करें। इसी के साथ ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। राजस्थान के एकीकरण का एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा है, चाहे वो आरएस में पूछा हो, चाहे वो पटवार में पूछा हो, चाहे वो किसी भी भर्ती में पूछा हो, सारे क्वेश्चन इस जो श्रृंखला है ये इसमें ऐड किए गए हैं। आप ये वीडियो जरूर देखें। हमने 6 पार्ट है वो इसमें डिस्कस किए हैं, 7वां पार्ट भी आने वाला है। इसी के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ये जो सीरीज
सीरीज है ये निरंतर चलाई जाए, तो इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।